नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। देखिए, पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट का ये धुआं इस वक्त हुआ है। जंग का आज तीसरा दिन जो है वो चल रहा है और इस वक्त अगर आप देखिए तो तमाम देश जो हैं वो इस वक्त इस युद्ध में उलझे हुए हैं, उस पूरे हिस्से, पूरे दुनिया के उस पूरे हिस्से के। कुवैत, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, इनमें हमले के बाद हाहाकार मचा हुआ है। कुवैत में तो अमेरिकी एम्बेसी पर सीधा हमला हुआ है, इसके बाद अमेरिकी एम्बेसी से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बहरीन में कुछ देर पहले अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की। इराक के इरबिल में जोरदार हमला किया। ईरान में भी अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इसी युद्ध पर हैं। भारत सरकार ने देर रात, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी, इसमें इस युद्ध के हालात की समीक्षा की गई और इस दौरान सीसीएस ने जंग जल्द खत्म करने और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया। बैठक में पश्चिमी एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई और उनके संबंध में जो भी कदम उठाने हैं उसको लेकर बात हुई। सीसीएस ने इस बारे में संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने अपना पक्ष चुन लिया है। भारत ने अब ये दोनों देशों के नेताओं से मोदी जी ने बात करके अब ये बिल्कुल साफ इशारा दे दिया है कि हम किस ओर खड़े हैं। यूएई पर ईरान सबसे ज्यादा हमले कर रहा है और उनसे, उनके राष्ट्रपति से बात करना, निंदा करना उन हमलों की, ईरान के हमलों की। इजरायल के प्रधानमंत्री से बात करना, उनसे युद्ध के हालात की जो है डिटेल की वो लेना। अब देखिए इस बीच क्या खबर आ रही है। सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये अरामको, इसके ऊपर हमला किया है, इसको बंद करना पड़ा है। सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी गई है। शाहेद ड्रोन से ईरान ने सऊदी की इस अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया था और ईरान सबसे बड़े बदले की स्क्रिप्ट पर इस वक्त काम कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए जरा, इस रिफाइनरी पर जब हमला हुआ था तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसके बंद होने का मतलब ये है कि अब दुनिया में तेल का संकट गहराने वाला है। आज अभी बाजार खुला है तो अभी हम देखते हैं कि तेल के दाम जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये संकट थोड़ा लंबा चलेगा। तमाम तरीके से इसी किस्म की बातें आ रही है। खासकर ईरान ने जो रुख दिखाया है अयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद, अब वो एक बिल्कुल आप कहिए ऑल आउट जाने के मोड में इस वक्त दिखाई दे रहा है। उसका सर्वोच्च नेता मारा गया है, अब वो कोई किसी किस्म की रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। और तब है जब कल ही रात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि ईरान की नई लीडरशिप हमसे बात करना चाहती है, लेकिन ईरान की लीडरशिप ने आज साफ मना कर दिया कि ना हमने बातचीत की कोई पेशकश की है और ना हम बात करेंगे। अब तो यही होगा जो हो रहा है, अब तो युद्ध ही लड़ा जाएगा। और ईरान क्या कर रहा है, उसने अपनी मिसाइलों का बेड़ा इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर छोड़ रखा है। इस बीच में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये 3 यूरोपीय देश, ये खाड़ी देशों में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आ गए हैं। ईरान को चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो फिर वो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। तो यूरोप जो अभी तक फिलहाल इस जंग से बाहर था, अब वो उसने ये ऐलान कर दिया है कि यहां पर अगर हमारे एसेट्स पर हमला होगा अगर, तो फिर हम इसका जवाब जो है हम देंगे। हम सहमत हैं कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब 2 लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है।
इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Right Honorable Mr. Mark Carney. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पर हैं और उनकी और प्रधानमंत्री की इस वक्त एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें हमने प्रधानमंत्री के रिमार्क सुने। प्रधानमंत्री चाहे इजराइल में गए चाहे यहां बोले, उन्होंने दो ही बातें बार बार वो जिन पर उनका फोकस है, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। और उन्होंने कहा दुनिया भर में जो भी इस वक्त हालात बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, उनमें हमारा संदेश एक ही है, डिप्लोमेसी और बातचीत, शांति स्थापित होनी चाहिए कैसे भी। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब ये हालांकि कनाडा के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहे थे, लेकिन संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल भारत का स्टैंड जो था वो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। और अभी हमने आपको बताया उन्होंने 2 फोन कॉल किए, एक यूएई को किया है, एक इजराइल को किया है। तो इससे बड़ा साफ दिखाई दे रहा है ना कि भाई हमारी प्राथमिकता जो है या हमारे मित्र देश जो है वो कौन से हैं। अभी ईरान के ऊपर या आयतुल्ला खामेनेई के मारे जाने को लेकर के कोई स्टेटमेंट अभी भारत की तरफ से नहीं हुआ। कल सीसीएस की मीटिंग भी, उसके बाद भी अभी तक कोई बयान जारी जो है उस पर नहीं किया गया है। तो लेकिन पहले एक बार जरा अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा उसकी बात कर ले। कनाडा के साथ बातचीत में भी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म, यही प्रधानमंत्री का फोकस रहा। त्रिपाठी जी क्या बताता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये संयोगवश जो यात्रा हो रही है और संयोगवश जो अभी मार्क कार्नी बोल रहे थे, उनके साथ प्रधानमंत्री बोल रहे थे। मार्क कार्नी से भी एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा और उसने कहा कि भारत मिडिल पावर है, कनाडा भी मिडिल पावर है, इन दोनों देशों के बीच में जो पूरा का पूरा एक तरह से कहें कि शिफ्ट हो गया है, सब कुछ बदल गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो मार्क कार्नी ने कहा बिना किसी संकोच के मैं ये कहता हूं कि मैं कनाडा को मिडिल पावर मान सकता हूं। भारत अब मिडिल पावर नहीं रहा है। भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है, भारत जिस तरफ जा रहा है, वो एक तरह से कहें कि अब दुनिया को डिसाइड करता है, तय करता है। और उन्होंने कहा कि उसमें हम तय करेंगे कैसे ये दोनों देश आगे बढ़े। अब सोचिए जरा, रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म हमारी कनाडा के साथ भी वो समस्या है। इसके पहले जो जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने एकदम जिसको कहें कि हद कर दी थी। और आज जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है वो भारत में आकर इस तरह की बातें कर रहा है। तो एक तो जो स्टैंपिंग है मोदी डॉक्ट्राइन की, जिसको हम बार बार कहते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है, फॉरेन अफेयर्स क्या है, विदेश नीति होती क्या है, वो देखिए इस एक चीज से समझ में आती है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढिलमुल नेता नहीं है कि आज भाई साहब हम थोड़ा आपके साथ प्रेम कर लेते हैं, कल तो अच्छा नहीं चलो प्रेम करते करते थोड़ा रुक जाते। ऐसा नहीं होता है। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्लियर है। हमारी प्रायोरिटी है जिस तरह का टेररिज्म पूरा वर्ल्ड वाइड है, उस टेररिज्म से लड़ने के लिए एक एक्सिस तो क्रिएट होगी। वो एक्सिस कौन सी है? इंडिया, यूएई एंड इजराइल। उस एक्सिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्चर किया है। पिछले 1 दशक में वो तैयार हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन है। ईरान को लेकर भी बड़ी स्पष्टता है। ईरान के लोगों को डेमोक्रेसी मिले, ईरान के लोगों को उस मानवतावादी जो एक शासन होता है वो मिले, जो मानवता विरोधी शासन था, जो महसा अमीनी को मार देता है, जो वहां के जाने कितने कुर्द नेताओं को मार देता है, हजारों ईरानियों को मार देता है, हम उनके साथ नहीं खड़े। अच्छा, लेकिन हमारे यहां तो लगातार ये बात की जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री क्यों ईरान पर हमले की आलोचना नहीं कर रहे, क्यों वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एक एक करके मैं आपको भी थोड़े ऐसे बयान दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो कल पूरा जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने की निंदा भी करते हैं और हमारी संवेदनाएं जो है दुनिया भर में मुसलमान जो है उनकी भावनाओं के साथ हैं। अब मैं आपको कांग्रेस के लीडर्स की बात सुनाऊंगा। पहले आपको मैं शिवसेना यूबीटी के संजय राउत उनकी बात सुना देता हूं। वो कह रहे हैं मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर हैं, उन्हें ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवानी चाहिए। मोदी जी को अपने दोस्तों से कहना चाहिए कि जंग रोकें। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को पूरी दुनिया मानती थी सिवाय इजराइल के, और वो भारत के सच्चे दोस्त थे जिन्होंने हमेशा हमारे देश का साथ दिया। वो नेहरू जी के फॉलोवर थे। क्या इस बात का मोदी जी को गुस्सा है कि उन्होंने इसकी निंदा नहीं की? ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी
जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर, भारत का सच्चा मित्र रहा खमेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खमेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खमेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को खामेनेई के मारे जाने पर शोक और दुख व्यक्त करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं आप किससे डर रहे हो? इजराइल से डर रहे हो क्या अमेरिका से डर रहे हो? उनके दबाव में अब आप ईरान पर हमले किए और उनके सर्वोच्च नेता की हत्या की निंदा भी नहीं कर रहे हैं। अमिताभ जी जो बातें, लेकिन उन्होंने कही कि वो हमारे सच्चे हितैषी थे, हमारे सच्चे दोस्त थे, नेहरू जी के फॉलोवर थे। बातें सही है क्या? नेहरू जी के फॉलोवर तो नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने संस्मरण जो भारत में आए थे उस पर एक किताब लिखी गई है, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी जी के और नेहरू जी के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन जाहिर है गांधी जी और नेहरू जी दोनों जो है सो इस धर्मांधता के खिलाफ थे और वो उनको समझना चाहिए था। लेकिन बात वही नहीं है। पूरे इतिहास को अगर उठा के देखें, अगर भारत ईरान के संबंध को भी देखें, तो भारत और ईरान के संबंध बुरे नहीं है। कंटेक्स्ट अभी बदल गया है, लेकिन उनके बुरे नहीं, हम उनके साथ भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी 2016 में गए, अली खामेनेई से मिले थे, ये भी एक तथ्य है। लेकिन उसके बाद हालात बदलते गए, जो विश्व परिस्थितियां बनी, और हर साल खामेनेई साहब भारत के खिलाफ, भारत में मुसलमानों की सो कॉल्ड दुर्दशा के खिलाफ वो बोलते रहते थे। कश्मीर को एनुअल स्पीच में वो कहते थे कि जो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है उसमें कश्मीर, सीरिया, इन सब का एग्जाम्पल देते थे, जो बिल्कुल गलत था। साथ में वो ये भी कहते थे कि भारत जो एक पर्शिया की तरह या ईरान की तरह एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जो हम कई बार मानते भी थे। लेकिन इस समय वो स्थितियां नहीं रही हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरे अपने टेररिस्ट एक्सिस को बढ़ाया है, चाहे हमास हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, इराक में जो इनके मिलिशिया हैं उन पर हो, और हम तो 80 के दशक से पूरे दुनिया को बताते आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा खतरा है दुनिया को वो टेररिज्म है। तो उस टेररिज्म को उस समय वेस्ट भी नहीं मानता था, वेस्ट एशिया भी नहीं मानता था, अब उनको अब सुधाई है। तो इस समय पूरे परिस्थितियां बदल गई हैं। ठीक है सर, एक जरा वीडियो आ रहा है, जरा तस्वीरें आ रही हैं। यूएई में धमाके का नया वीडियो आया है, वो आपको हम दिखाते हैं। यूएई सबसे ज्यादा निशाने पर है इस वक्त ईरान के। उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि यूएई खुलकर वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, और यूएई में जो धमाका हुआ है उसका एक वीडियो आ रहा है, वो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए, यूएई में जो ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आ रही है। और कल यूएई ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि हमने कितने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल्स जो हैं वो हमारे ऊपर जो है फायर की गई हैं, और उनमें से ज्यादातर को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया है। ये एक और वीडियो देखिए, आपको उसमें बॉम्ब गिरता हुआ जो है वो साफ नजर आएगा। अब जहां तक भारत का सवाल है, वो ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि साहब आप ईरान पर क्यों नहीं बोल रहे, या आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे। रादर ईरान पर तो बात प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे। एक और बयान आपको मैं दिखाता हूं। पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, ये कह रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट को ऐसे खत्म करना इंसानियत है क्या। उन्होंने कहा भारत तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता आया है, हमारा इतिहास ये है, अब भी हमको यही करना चाहिए। एक हेड ऑफ द स्टेट को इस तरह से खत्म करना ये इंसानियत नहीं है। ये तो वही प्री हिस्टोरिक टाइम्स शुरू हो गया कि माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो जिसका जो जी चाहे कर ले। तो हम तो यही मानते हैं कि हिंदुस्तान को भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कि ये तो आइडियल बातें हैं। अभी पिछले दिनों मोदी जी इसराइल की पार्लियामेंट में कह के आए हैं कि इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत खड़ा है, हर हालात में भारत उनके साथ है। तो क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, हम और आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। सबको मालूम है ये बात, तो कीमतें बढ़ेंगी, सोना चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर मार्केट डाउन होगा, ये तो सबको पता ही है। ये सब कुछ तो होना है। ठोस कदम क्या उठाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी
को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हर मुल्क बचा रहे, उसकी इज्जत हो। सर, भारत सरकार से कहा जा रहा है आप निंदा कीजिए आयतुल्ला की हत्या की, और आपका स्टैंड क्या है? भारत किसके साथ खड़ा है? आपने जहाँ से शुरू किया वहीं पर बात साफ है कि स्टैंड तो अब क्लियर हो गया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और जब इजराइल के नेसेट में, पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तब भी उन्होंने वो मैसेज दिया था कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है। आज वो मार्क कार्नी के साथ भी वही बात बोल रहे हैं, तो उसका रेफरेंस ईरान ही है सीधा सीधा। और खामनेई के मौत को लेकर, हत्या को लेकर भारत सरकार ने कोई निंदा नहीं की, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मई 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हुई थी एक प्लेन एक्सीडेंट में, इब्राहिम रईसी की, तो भारत सरकार ने कंडोलेंस की थी, बल्कि एक दिन का शोक भी रखा था सरकारी स्तर पर। तो एक बड़ा बदलाव है उस तरह से। और ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भाई ईरान के साथ खड़ा होना है कि नहीं होना। देखिए, विदेश नीति में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट क्या होगा कि नेशनल इंटरेस्ट है ना। मोरल वैल्यूज अलग चीज़ है, मोरल लेवल पर आप कहाँ खड़े होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में कहाँ खड़े होते हैं। तो ईरान से तो इस सरकार के आने के बाद हम लगातार दूर होते रहे हैं। ईरान को देखें तो 1994 एक ऐसा मसला था जब कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान OIC देशों के साथ एक प्रस्ताव पारित कर रहा था, तो उसमें ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ था। उसके अलावा कभी भी वो भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, भले ही उसने पाकिस्तान के फैसलों को अवॉइड किया हो। हमारे साथ नहीं रहा उसके बाद। हाँ, पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहा वो। जैसे कश्मीर के मसलों पर जब पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा, तो वो भारत के साथ रहा, यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसने उसको सपोर्ट किया हो भारत को, ऐसा नहीं है। ईरान से जो तेल का जो हमारा संबंध था वो ख़त्म ही हो गया जब से ये हुए, जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए, तो उसके बाद से तो ईरान से हमारा वो चल रहा है। लेकिन ईरान में खामनेई को लेकर यदि हम चर्चा करेंगे तो अलग होगी, लेकिन एक स्टेट हेड के मौत हो इस तरह से, उस पर कम से कम भारत का रुख साफ होना चाहिए कि भाई स्टेट हेड को अमेरिका या और भी कोई देश इस तरह की गुंडागर्दी करे तो उस पर भारत को क्या रुख अख्तियार करना चाहिए। सर, ये फिर देखिए, ये वो सऊदी अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। हमने आपको बताया दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ये, जहां पर ईरान ने हमला किया है, तो वो वार वहां कर रहा है जहां पर चोट महसूस हो। अब इसका असर जरूर पड़ेगा, सऊदी अरब को भी इसकी चोट जो है वो जरूर महसूस होगी। ये उसका जो है नया वीडियो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर, अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर ईरान के हमले की ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर आते हैं अपनी चर्चा पर। क्या भारत, जैसा आपने भी कहा, मैंने भी ओपनिंग बात में कहा, अपनी साइड चुन ली है, हम UAE के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, क्लियर। और अब हम क्या ये अब हम भी ये देखना चाहते हैं कि ये जो शासन अभी ईरान में है अब ये जाए, भाई यही तो एंड गोल तो यही है ना। तो अब भारत भी उसी का इंतजार कर रहा है कि अब ये जाए और नई सत्ता यहां पर आए। देखो, मुझे लगता है मोटा मोटी भारत आज जो अभी कह रहे थे कि वो कॉन्टेक्स्ट ईरान था, ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ईरान था। भारत आज से नहीं, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि इस्लामिक रेडिकलिज्म दुनिया के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस्लामिक रेडिकलिज्म तो हमारे पड़ोस में है, कोई वेस्ट हमको ये सुन नहीं रहा था, लेकिन इजराइल पर जब वो होता है तो सारी दुनिया उसको सुन रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के अंदर अटैक हो तो हम उसके साथ जाकर के नहीं खड़े हों, क्योंकि वो हमारे हर क्राइसिस के साथ खड़ा हुआ है। नहीं सर, सवाल आयतुल्ला की मृत्यु के बारे में कि हम नहीं बोले। नहीं, देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर बात में हम बोले ही बोले। हेड ऑफ स्टेट के बारे में कोई लेकर के हम इसके बारे में मुझे लगता है कि भारत ने अपना पक्ष बहुत क्लैरिटी के साथ चुन लिया है। 36 लाख UAE के अंदर भारतीय काम कर रहे हैं और भारतीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वहां पर नहीं होता है। UAE के अंदर वो बहुत सुकून से वहां रहते हैं, वो आपका मित्र देश है। I2U2 जो हम कह रहे हैं कि एक प्रकार का क्वाड है वेस्ट एशिया के अंदर जी, अमेरिका के साथ इजराइल और UAE, तो वो अपने संबंधों को, अपने इंटरेस्ट को भारत देखेगा, न कि वो ईरान के इंटरेस्ट को यहां प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर आया। आज क्या सोवियत यूनियन, ये रसिया क्या आ रहा है, क्या चाइना क्या आ रहा है, क्या दो ही स्टेटमेंट आपको आया है। क्या रसिया के आपने कंडोलेंस देखा, क्या आपने क्या चाइना का कंडोलेंस देखा क्या कि ये गलत हुआ है? तो हमले का तो निंदा, हमले की निंदा की है, लेकिन उनके मारने पर कंडोलेंस कोई किसी ने अभिव्यक्ति। अच्छा सर, एक बस एक खबर और छोटी सी, क्योंकि आपको बीच बीच में जंग का अपडेट भी हम देते रहेंगे। कुवैत में अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अभी देखिए, कुवैत में ही वो F-15 जो है वो क्रैश हुआ था। अब वो उसके बारे में खबर आ रही है कि वो शायद फ्रेंडली फायर में वो
फाइटर जेट जो है वो गिरा है और अब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कुवैत में अमेरिका का। अब जंग होती है तो नुकसान तो दोनों तरफ होता ही है, बिल्कुल। बस ये है लेकिन कि अमेरिका के पास वसाइल और रिसोर्सेज और सब कुछ बहुत ज्यादा है, ईरान से बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ जंग होती है तो फिर हेलीकॉप्टर भी गिरेंगे, जहाज भी गिरेंगे, जाने भी जाएंगी और ये दोनों तरफ होगा। ईरान में बहुत ज्यादा होगा लेकिन अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये भी नहीं है। ये अब इस वक्त जो कुवैत में अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश है उसकी बात हम आपको बता रहे हैं, इसकी तस्वीर आएगी तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। जी आपको जोड़ रहे हैं देखिए बात, क्योंकि बार बार ये हो रहा है और ये शायद कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। जब ईरान के राष्ट्रपति मरे, उनका निधन हुआ तो हमने राजकीय शोक किया, हमने उस पर संवेदना प्रकट की। वैसे आप कहें तो भाई सबसे बड़े नेता थे, लेकिन क्या वो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे? ईरान के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे? वो रिलीजियस लीडर थे, हाईएस्ट रिलीजियस लीडर थे। बहुत लोगों की उनकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो जिनकी है वो करें, लेकिन भारत क्यों उस तरह से उनको देखेगा? स्टेट हेड के तौर पर क्यों मानेगा? ये सवाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको समझ लीजिए, उसके पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। रिलीजियस सुप्रीम लीडर और स्टेट हेड दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस है, इसको आप समझिए। प्रेसिडेंट जब मरे थे, जब उनका निधन हुआ था तो बाकायदा सर्वोच्च नेता तो सर्वोच्च नेता ही है, वो तो राष्ट्रपति के भी ऊपर है। नहीं, दोनों के बीच में अंतर कीजिए। साथ कर ही नहीं सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है और नहीं वो एग्जीक्यूटिव हेड है। पहले ही बोल चुका हूं, आज अच्छा हुआ कि ध्यान में आया। स्टेट हेड अयातुल्ला अली खामनेई नहीं थे, वो रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे। रिलीजियस सुप्रीम लीडर पर भी संवेदना प्रकट की जा सकती है। ये एक जिसको कहते हैं ना कि आपको स्पेस देता है, डिप्लोमेसी में ये गुंजाइश मिलती है आपको। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि कहीं भी कोई रिलीजियस लीडर हो तो हम उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या हमारा देश कैसे रिएक्ट। नहीं, मान लेते नहीं, ईरान को छोड़ दिया गया है उसके हाल पे। नहीं, ईरान को नहीं, सरोकार नहीं है, ये कह दिया हमने। ईरान वो ईरान सौरभ, भारत के अंदर शंकराचार्य का डेथ हो जाता है, उनकी मान लेते हैं कि मृत्यु हो जाती है, तो क्या बाकी दुनिया के देश जो है उस पर कंडोलेंस व्यक्त करने आते हैं क्या? आप एक तरह से देख रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं, हम क्यों देखें उनको? खामनेई को हम क्यों देखें? आप मुझे बताइए। नहीं, सुनिए सौरभ, अरे भाई प्रधानमंत्री बहुत सारे आकर के लोग यहाँ पर ग्रे एरिया है जो सही उन्होंने पॉइंट किया, ग्रे जोन में है, क्योंकि 1989 के बाद जब से वो सर्वोच्च नेता बने हैं तब से उन्होंने ईरान छोड़ा नहीं है, किसी देश में गए नहीं हैं, तो उनकी स्वागत कैसे की जाती है ये सब कहीं कोई रेफरेंस नहीं, कहीं गए ही नहीं थे। तो एक तो सब चीज सबसे क्लियर है कि डिप्लोमेटिकली उनको सर्वोच्च नेता सिर्फ ईरान के अंदर माना जाता था, बाहर शायद नहीं माना जाता अगर वो बाहर जाते तो। लेकिन एक तो है कि जो उनकी संवैधानिक मान्यता थी, वहां जिस तरह से गार्डियन काउंसिल ऑपरेट करता है, पूरा राज्य चलता है, उसके वो सर्वोच्च थे। और वहां पर जितने भी पद होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का उनके, या वाइस प्रेसिडेंट हो, या प्रेसिडेंट चुने जाए, या प्रेसिडेंट की अहर्ता जो है वो डिसाइड करना हो, वो भी वही करते थे। ठीक है सर, एक बड़ी खबर, कुवैत के रक्षा मंत्रालय का दावा, कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए। ये कुवैत कह रहा है, अमेरिका का साथी, कि ईरान के हमले में अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं, और ये कहा है कई विमान क्रैश हुए हैं। ये कुवैत दावा कर रहा है कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं। कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और वहां का विदेश मंत्रालय ये दावा कर रहा है, रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि कई जहाज जो है अमेरिका के वो क्रैश हुए। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी, वो इस पर और अपडेट देंगे आपको। जी अमित। देखिए सौरभ, ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज सुबह ही जिस तरह से हमने देखा था कि कुवैत में एक F-15 विमान गिरा था, उसके बाद से लगातार ये खबर आने लगी थी कि कुछ और विमानों के गिरने की खबर आई है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जो खबर आ रही है, कर्नल अल अतवान, उनके ओर से यह बताया गया है कि कई सारे अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो गिरे हैं। इसमें F-15 हमने देखा है, इसके अलावा दूसरे अलग अलग तरह के विमान हो सकते हैं, इसमें कुछ हो सकते हैं ड्रोन्स भी हो। उनके गिरने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और उसमें मौजूद जो तमाम क्रूज थे, यानी कि जो पायलट्स थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि कुवैत से जब ये खबर आ रही है तो ऑफिशियल खबर है और वहां के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि अमेरिका के बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट थे वो गिरे हैं। ये देखिए, मैं आपको उधर दिखा भी दूं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यहाँ पर कुवैत आर्मी की ओर से, ये देखिए स्टेटमेंट नंबर 7, और ये यहाँ पर कुवैत आर्मी है। द स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री डिफेंस स्टेटेड दैट सेवरल यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश्ड दिस मॉर्निंग, कंफर्मिंग द कंप्लीट सेफ्टी ऑफ द क्रूज। इसी में यही लिखा गया है कि जो एयरक्राफ्ट थे वो अमेरिकी थे जो क्रैश हुए हैं। F-15 की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, एक बार फिर से आप देख पाएंगे F-15
जिसमें क्रैश हुआ था, उसके बाद जो पायलट थे उनको रेस्क्यू किया गया था। लेकिन और भी जो विमान है बताया जा रहा है कि वो क्रैश हुए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये फिक्स्ड विंग विमान थे या ये ड्रोन्स थे या फिर इसमें हो सकता है कि फाइटर्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि कई सारे अमेरिकी जो विमान है वो क्रैश हुए हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रेंडली फाइट की बात आ रही थी, यानी फ्रेंडली फायर हुआ था, फ्रेंडली फायर के तहत यह कहा जाता है कि जो F-15 गिरा था उस दौरान हो सकता है कि गलती से ड्रोन्स को टारगेट किया जा रहा था, उसके कुछ प्रोजेक्टाइल्स होते हैं टूट के F-15 के साथ लगे होंगे, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। और यह हो सकता है कि जो फ्रेंडली फायरिंग हो रही है लगातार उस इलाके में, उस दौरान भी ये जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका के वो चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि ईरान की ओर से लगातार मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं और खास तौर पे जहां पर कुवैत है ये बिल्कुल लगा हुआ है, जो इसकी सीमा है ईरान और साथ ही साथ कुवैत के बहुत करीब है, कुवैत के साथ इराक के बहुत करीब है। और वेस्टर्न फ्रंट से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान के मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस वजह से वहां पर लगातार हम देख रहे हैं सॉर्टीज भी हो रही है अमेरिका के विमानों की, फाइटर्स की। तो हो सकता है कि वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगातार जो यहां पर फायरिंग हो रही है या फिर उसको नीचे गिराने के लिए, मिसाइल्स को नीचे गिराने के लिए जिस तरह से वहां पर फायरिंग हो रही है, उस फ्रेंडली फायर में भी ये एयरक्राफ्ट बहुत बड़ी खबर है। कुवैत दावा कर रहा है कि अमेरिका के कई विमान क्रैश हुए हैं आज सुबह ही, और ये F-15 जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो स्क्रीन पर अभी हमको दिखाई भी दे रहा है, जिसमें आग लगी हुई थी। पायलट इजेक्ट हो गया, पायलट सेफ है। और कुवैत भी ये कह रहा है कि अमेरिकी जहाज कई क्रैश हुए लेकिन सारे जो क्रू थे वो सब सुरक्षित हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन सबकी हालत जो है वो स्टेबल है। और ये भी इसमें स्टेटमेंट में है कि हम अपने सारे फ्रेंडली पार्टनर्स जो है हमारे, उनसे जो है हम लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को लेकर के। ये देखिए, ये एक तस्वीर और आई रही है, जो ये जेट क्रैश हुआ था, इसके पायलट को वहां लोगों ने गाड़ी में भरा और ले गए अपने साथ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, लोगों को नहीं मालूम कि ये कौन से देश का है, कहां का है। उनको हो सकता है लगा हो ये ईरानी है, जो भी है, लेकिन उसको गाड़ी में डाला गया और वहां से ले जाया गया। अमेरिकी पायलट को जिस तरीके से कुवैत में जो है उसके इजेक्ट होने के बाद पायलट को वहां जो लोकल लोग हैं उन्होंने गाड़ी में बैठा करके अपने साथ वो उसको ले गए। अब कुवैत कह रहा बहुत सारे जहाज गिरे। भाई ट्रम्प साहब अभी भी गिन रहे हैं, गिनती की नहीं गिन रहे हैं कितने जहाज गिरे? 1 2 3 4 5 6 11 तक तो हमारे में पहुंच गए थे। गिन रहे बॉडी हैं, बैग्स गिन रहे हैं, नहीं बॉडी बैग्स गिन रहे हैं। उन्होंने कल ही कहा कि 3 हमारे सोल्जर नहीं रहे और अभी और बहुत मर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर आप इसको अमेरिका के नजरिए से देखें, अमेरिका बड़ी जंग के लिए तैयार है, वो कोई रुकने के मोड में नहीं है। वो अगर 3 सैनिक मर गए, और अब आप इसको समझिए कि अमेरिका में जो इसकी चर्चा हो रही है, अमेरिका जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसमें ट्रंप के पास भी कोई रास्ता नहीं। अगर ईरान के पास रास्ता नहीं कि उनका सबसे बड़ा सुप्रीम रिलीजियस लीडर मर गया तो वो कहां जाएंगे, तो उनके भी सोल्जर्स मर चुके हैं। अब ये गुंजाइश नहीं कि कहीं जाकर रुके। मिडिल पॉइंट खोजना अब सचमुच टफ होता जा रहा है। नहीं, मैं तो सर केवल लड़ाई के पर्सपेक्टिव से बात एक कर रहा हूं। ये ईरान अमेरिका के जहाज मार गिरा रहा है। ईरान ये भी तो अपने आप में बात करने लायक चीज है ना कि भाई ईरान के पास आप कहते हो भाई इतना टेक्नोलॉजी में इतना गैप है, कहीं ईरान ठहरता नहीं है, और अब कुवैत सादी कह रहा है उनका अमेरिका का कई जहाज गिर गए। अब उसका अच्छा देखें, चूंकि अमेरिका के जहाज गिर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर यह बात चलाई जा रही है कि फ्रेंडली फायर में गिर रहे हैं। देखिए, इसका क्रेडिट ईरान को ना जाए। देखिए, ये वेस्टर्न नैरेटिव का हिस्सा है। बिल्कुल, हम लोगों ने जब मिग से उनके F-16 को मार गिराया था तब भी तो एक सच्चाई थी ना, तब भी सच्चाई थी ना। और अभी जो था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, क्या उनके जहाज F-16 नहीं गिरे होंगे? लेकिन कभी ने अमेरिका ने एक्सेप्ट किया क्या? देखिए, बात बहुत साल है। यदि बहरीन में उनके एयर बेस पर और नेवल बेस पर यदि अटैक हुआ है, यदि कुवैत में अटैक हुआ है, यदि जाकर के सऊदी अरब के अंदर अटैक हुआ है, जाकर के UAE के अंदर अटैक हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि 3 ही अमेरिकन सोल्जर मरे होंगे? बिल्कुल नहीं। हमें एक बिल्कुल यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा मरे होंगे, लेकिन अमेरिका इस नैरेटिव वॉर में यह नहीं बताना चाहता है दुनिया को कि उसके इतने ज्यादा जहाज गिरे हैं, इतने ज्यादा मरे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ट्रंप इस स्थिति को ध्यान में रखना चाहते हैं कि हमारे यहां कितनी दूर तक हम इस लंबे कोई प्रेसिडेंट आकर के इस प्रकार की बातें कर सकता है क्या? अभी देखिए, कतर का एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। अगले आदेश तक कतर का एयरपोर्ट बंद, सारी उड़ानें स्थगित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईरान थम नहीं रहा। और ईरान, अब लोग कह रहे थे 2 दिन 3 दिन कितने दिन लड़ेगा, अब तीसरा दिन तो आ गया है। अब ईरान जो कर रहा है, अमेरिका के जहाज गिर रहे हैं, कतर का एयरपोर्ट बंद हो गया है, दुबई पर बिल्डिंगों पे हमले हो रहे हैं, सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं। और
जी। इसके अलावा जो अब शुरू होगा वो है कि जो स्लीपर सेल्स थे या ऐसे इंडिविजुअल्स जो अटैक कर सकते थे, सुसाइड अटैक करेंगे, टेररिस्ट स्ट्राइक करेंगे, और ये पूरे अमेरिकन वर्ल्ड में या उनके बेसिस जहां जहां हैं या खुद अमेरिका में, ब्रिटेन में ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी से भी नकारा नहीं जा सकता। आपको याद होगा 2005 में सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखने के बाद जो फतवा जारी किया गया, उसके 17 साल बाद उसको 10 बार स्टैब किया गया अमेरिका में जाके, उसकी एक आंख चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो इस समय ईरान के सामने भी है, और ईरान के जितने स्लीपर सेल हैं वो ऑपरेट होने लगे हैं किसी ना किसी तरह, इंटेलेक्चुअली भी उसके बहुत सपोर्टर है पूरे। एक बार एक कतर वाली खबर पर अपडेट ले लें अमित से। जी अमित। हमाद एयरपोर्ट है, जिस हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। आपको मैं बता दें कि सौरभ, कल लगातार जिस तरह से हमले हुए थे उसके बाद एडवाइजरी आई थी कतर गवर्नमेंट की ओर से कि जब उनके 16 लोग इसमें घायल हुए थे, कुछ लोग एयरपोर्ट पे भी घायल हुए थे, जब वहां पर एक ड्रोन गिराया गया था और उसके बाद से सस्पेंड किया गया था, यानी कि कोई भी उड़ान वहां से नहीं जा रहे थे, और जो पूरी की पूरा था एयर ट्रैफिक को ब्लॉक करके बंद कर दिया गया था। और यह कहा गया था कि सोमवार को तय करेंगे कि आगे कब इसे खोला जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात हम लगातार सुबह से देख रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि दोहा का जो हमाद एयरपोर्ट है, कतर में जो हमाद एयरपोर्ट है, उसे अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कतर के जो एयरवेज है, एयरलाइंस है, यहां पर आप जानते हैं कि ट्रांजिट के तौर पर देखा जाता है। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से हब है, चाहे वो अबू धाबी हो, दुबई हो, या फिर साथ ही साथ हमाद यानी कि दोहा का जो एयरपोर्ट है, ये भी एक तरह से ट्रांजिशन एयरपोर्ट है। अब यहां से अगर फ्लाइट्स बंद हो जाती है तो उसका असर पूरे दुनिया में पड़ने जा रहा है। और आप मान के चलिए कि अब से थोड़ी देर बाद यह भी खबर आएगी कि अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो भी अनिश्चित काल के लिए बंद होगा, और दुबई का भी एयरपोर्ट अनिश्चित काल के लिए बंद होगा, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं इन पूरे मिडिल ईस्ट के इन देशों के ऊपर, कोई भी आवाजाही नहीं हो सकती है यहां पर विमानों की। सौरभ जी देखिए, अभी हम लोग अमेरिका के जहाज गिरने की बात कर रहे थे। ईरान ने कहा है कि जो F-15 फाइटर जेट कुवैत के आसमान में गिरा है, ये उसके एयर डिफेंस ने मारा है। मतलब ये ईरान ने उसको शूट डाउन किया है, ये वो दावा कर रहा है। कोई फ्रेंडली फायर जैसी बात नहीं है कि ये फ्रेंडली फायर में या उनके अमेरिका या उनके एलाइज के एयर डिफेंस के मिसाइलों से या उनके तंत्र से S-300 से मारने की बात किया है। ये ईरान कह रहा है कि हमने मार गिराया है ये अमेरिका का फाइटर जेट। वो भी तो बताएगा कुछ दुनिया को, वो अपने लोगों को बताएगा कि भाई जंग में हम भी मार रहे हैं, हम भी नुकसान कर रहे हैं सर। अब ये लेकिन जैसे एयरपोर्ट ये बंद हो गया, अब ये जो जितने एलाइज हैं, ये हम कल से भी लगातार इसकी बात कर रहे थे, ये आगे अभी कितना और सब्र करेंगे? वैसे इनमें से कोई मिलिट्री तौर पर तो कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है। मिलिट्री की पावर के तौर तो पर कोई खुद नहीं, सब अमेरिका के भरोसे हैं। ज्यादातर देश अमेरिका के भरोसे ही, इसलिए आप देखेंगे कि ईरान के साथ कोई अभी उस तरह से खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। वो अमेरिका के साथ ही, अरब के भी ज्यादातर देश जो है पूरा का पूरा वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। अब तो वो इंतजार करेंगे कि क्या सत्ता परिवर्तन होता है, क्या कोई। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं सर कि क्या ये देश जो भी रिसोर्सेज हैं, या यूरोप के जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके ने एक स्टेटमेंट जारी किया, यूके ने कहा हम अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन हम सीधे जंग में शामिल नहीं होंगे। वैसे क्या नहीं कुछ करेंगे। अभी तक यूएस और इजराइल जंग लड़ रहे हैं? हाँ। और देश आएंगे इसमें? मुझे नहीं लगता कि देखिए, सऊदी अरब ने तो धमकी दी है। आएंगे भी तो अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, ईरान के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे आपको ज्यादातर देश। नहीं, कोई सौरभ जी कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सऊदी अरब ने बेशक थ्रेटन किया है कि यदि हम पर अटैक ऐसा होते रहा तो हम यूएई ने भी धमकी दिया है ईरान को कि यदि आपने अटैक जारी रखा तो हम काउंटर ऑफेंसिव पर जाएंगे। ये दो कंट्री ऐसे हैं जो खुल करके उन्होंने बोला है एयरफोर्स काउंटर ऑफेंसिव। सऊदी अरेबिया बिल्कुल है, इनके पास सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा पावर है। सऊदी अरेबिया इजराइल के बाद वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा पावर है। उसके पास सबसे ज्यादा फायर पावर है, अगर कई मामलों में तो उसके पास इजराइल से भी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फाइटर पायलट्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। अगर सऊदी अरेबिया इस वॉर में एंटर कर दे तो इस वॉर का स्वरूप भी बदल सकता है। लेकिन अगर वही है कि पूरी जो वहां की लीडरशिप है, MBS और उनके पिता, ये दोनों नहीं चाहते कि किसी भी तरह हम दिखें कि इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है पैलेस्टीन को भी लेकर। जब वो कह रहे थे कि वो ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड यूएई बहरीन के साथ, तो उनके पिता ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीन की समस्या हल नहीं हो जाती हम इजराइल के साथ खड़े नहीं दिखेंगे। तो वो इजराइल जो है एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। यूएई के पास करीब 65,000 फोर्सेज हैं, जिसमें करीब 8 से 9,000 उनके नेवल फोर्सेज हैं, 45,000 रेगुलर फोर्सेज हैं, और करीब 200
फाइटर जेट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं दुबई भी छोटा पावर नहीं है, बहुत फायर पावर है। कुवैत के पास अपनी पावर है, इराक के बाद वो सबसे बड़ा अपना मॉडर्नाइजेशन डायरेक्टली वॉर में नहीं आएंगे। आप भी यही कह रहे हैं, या जरूरत नहीं है अमेरिका इजराइल? बहुत ज्यादा, जैसे आरामको पर जो अटैक हुआ, आपको याद होगा जब हूथियों ने अटैक किया था, इनके 50% ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी को 2 साल पहले इन्होंने बाधित किया था। उस समय बहुत जोरदार हमला किया था सऊदी अरेबिया ने हूथियों पर और उनके लीडरशिप पर, लेकिन उनके बाद सुलह हो गई, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन अगर इनके एसेट्स को जिस तरह कर रहे हैं, सऊदी अरामको को मार रहे हैं या उनके ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं, अगर उस तरह उनके ऑयल पाइपलाइंस या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा तो ये बाध्य होंगे कि वॉर में एंटर करें। लेकिन यही है कि अब वो किसका साइड लेंगे, किसका पक्ष लेंगे। ये तो सपोर्ट में है ही इनके साथ। नहीं, यमन में अभी सऊदी अरब ने अटैक किया, यमन के अंदर अभी ये प्रॉक्सी आप एलिमेंट्स हैं वो सबके सब साथ हैं, ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं और वो किसी न किसी तरह से वॉर में हिस्सा ले ही रहे हैं। नहीं, आप उसको ऑफिशियल कहें ना कहें। जैसे सऊदी है, इनकी झिझक ये है कि हम इजराइल के साथ लड़ते हुए ना दिखाई दे। पूरा वेस्ट एशिया का, पूरे वेस्ट एशिया इस समय इसी संशय में है, इसी असमंजस में है कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे। अगर वो करेंगे तो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े, वो अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इनिशिएटिव यहां पे इजराइल ने लिया। और सऊदी अरेबिया के जो किंग फहद हैं वो सबसे ज्यादा खिलाफत करते हैं पूरे इजराइल का और खासकर फिलिस्तीन की समस्या को लेकर। अगर वो एंटर करते हैं तो वो साथ खड़े देखेंगे इजराइल के, वो वैसा होने नहीं देना चाहते। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है उनकी। सर देखिए, दुनिया की चिंता इस वक्त ये है कि ये कोई अब 2 देश नहीं लड़ रहे, अब इसमें एक पूरा दुनिया का रीजन जो है वो इनगल्फ हो गया है। अब या तो अमेरिका और इजराइल ने ऐसी तैयारी की हो कि भाई जल्दी से जो करना है ईरान में वो खत्म करें और सत्ता परिवर्तन करना है जैसे भी, या फिर ये बाकी अब हमलों को बढ़ाएं, बाकी देश इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति तो अब कितने दिन आप चलने दे सकते हैं? जब शुरू हो जाती है उसके बाद नियंत्रण अपने बस में नहीं होता कि कैसे हो रहा है, वो जो एस्केलेशन है किस तरह का एस्केलेशन होगा, किस तरह से। और ये रिजीम चेंज कोई एक दिन में होने वाला नहीं है ना वहां पर। यदि टॉक्स भी शुरू होंगी तो टॉक शुरू होने का भी एक अपना प्रोसेस है कि किस तरह से टॉक्स होंगी, कौन मीडिएट करेगा, कौन नहीं करेगा, कतर की क्या भूमिका होगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट्स टू अर्ली टू से कि बस अब ये खत्म होने वाला है, आज खत्म खाने का। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे ना कि अब ये 2 देशों या 3 देशों की लड़ाई नहीं रही, तो सुबह मैंने देखा तो इसकी नंबरिंग किसी ने बड़ी अच्छी की हुई थी। 15 देशों के ऊपर सीधे यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमला ईरान कर चुका है। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस में भी फ्रांस का यूएई में एक बेस है, वहां मार दिया। इटली का नाटो कैंप है अली अल सलेम बेस, वहां मार दिया। और यूनाइटेड किंगडम के भी अक्रोतिरी में मार दिया, साइप्रस में। 15 सीधा सा मतलब हुआ कि 15 देशों से सीधी लड़ाई ईरान ने मोल ले ली है। तो जो ईरान के साथ कौन खड़ा होगा? क्या रशिया और चाइना के इंटरेस्ट सीधे बाधित हो रहे हैं? तो सीधे नहीं बाधित हो रहे हैं। क्या दोनों लड़ाई लड़ने की स्थिति में? दोनों नहीं लड़ाई लड़ने की स्थिति में। और इसमें देखिए, जैसे अमेरिका चीन को काउंटर कर रहा है या कट ऑफ कर रहा है, कैसे उसकी डील रोक दो, उसका ऑयल सप्लाई रोक दो, उसका आर्म्स एम्युनिशन रोक दो, उसके मार्केट रोक दो, टैरिफ कर दो। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना इस वक्त लड़ाई से अपने आप को बिल्कुल बाहर रख रहा है। इसीलिए मैं इससे सहमत कम हो पाता हूं कि ताइवान की तरफ वो गलती से भी जाएगा, वो उड़ाइयां चमकाइयां चलता रहेगा। वो अपने आप को इकोनॉमिक जो आज के समय के एडवांस है उसकी सुपर पावर बना रहा है, क्योंकि अगले 5 साल में उसको लगता है कि जो लिवरेज है या जिसको कहें जो गुंजाइश अभी अमेरिका के पक्ष में है वो चीन की तरफ जाती हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ छोटे मोटे ये विद्रोहियों को छोड़कर कोई भी आने वाला है। लेकिन अमेरिका भी चाइना के खिलाफ कुछ कर देगा ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं करेगा, क्यों करेगा? चाइना रशिया खुल के नहीं आएंगे, पीछे से जो सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट कर सामने साथ में नहीं आएंगे खुलकर, लेकिन सपोर्ट वो पूरा कर ही रहे हैं चाइना। लेकिन वेस्ट एशिया के बाहर सिर्फ साइप्रस पर अटैक किया इन्होंने, और जितने इटली और फ्रांस है, और साइप्रस भी डिवाइडेड है इस समय। या इतिहास में भी देखें तो वो 2 सिप्रियट हैं, एक ग्रीक सिप्रियट है और एक जो टर्की सिप्रियट है। इन्होंने ग्रीक सिप्रियट पे किया, क्योंकि टर्की सिप्रियट पे करेंगे तो टर्की रिएक्ट करेगा। और हम बार बार कह रहे हैं, सौरभ जी कल भी कह रहा था मैं, कि अगर टर्की किसी तरह एंटर करता है इस रेस में, ये जो चल रही, और बिना एंटर किए वो रहेगा नहीं, ये लिख के ले लीजिए,
तब ये और इंटरेस्टिंग होगा कि वो किसका पक्ष लेगा। अब तक तो ईरान का पक्ष ले रहा था, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका के दबाव में वो चुप बैठा है, वो ईरान का पक्ष लेगा तो और स्थिति गड़बड़ होगी। कल खबर आई थी सर, सऊदी अरब के ये MBS ने उन्होंने और तुर्की के राष्ट्रपति ने बात की है, और उसके बाद जो खबर आई थी वो ये कि उन्होंने कहा है कि भाई इंटरवीन करना पड़ेगा इस जंग को। अब इंटरवीन का मतलब ये नहीं कि जंग में कूदना, इंटरवीन का मतलब बातचीत, मध्यस्थता करें, कुछ भी करें। सौरभ जी, मीडिएट और करने थोड़ा के लिए। पर्सपेक्टिव से समझें तो कल जो यूरोपीय यूनियन की उर्सुला वॉन डेयर हैं, उन्होंने बात की है टर्की, तो मुझे लगता है वो मीडिएटरशिप वाला मसला ज्यादा है, इंटरवीन करना वो झगड़ा बढ़ाने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि टर्की किसी भी तरह से जो अब लड़ाई में शामिल होगा, मैं नहीं मानता हूं। अब जो कौन किसके साथ है, देखिए उधर तो सारी दुनिया खड़ी हो ही गई है, और ईरान आपने बताया 15 देशों पर वो हमला कर चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सवाल है ईरान के साथ कौन आएगा। इसका तुलना आप कीजिए रूस और यूक्रेन की जंग से। रूस बड़ा देश था, वहां छोटी ताकत थी यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन के पीछे सारे लोग देश आके खड़े हो गए, तो 4 साल से लड़ रहा है यूक्रेन। अब आप रूस का देखिए, रूस का साथ किसने दिया, इसी ईरान ने दिया था। ईरान ने ये अपने ड्रोन भेज रहा था। रूस की मदद चाइना कर रहा था, तेल खरीद के उसको, मतलब ठीक है हम भी खरीद रहे थे, लेकिन चाइना तो इसी मकसद से खरीद रहा था कि रूस की मदद हो। अब क्या ये लोग ईरान की मदद के लिए नहीं आएंगे? वेपनरी की बात हो या सैटेलाइट से इंटेलिजेंस देने की बात हो, किसी भी रूप में क्या ये लोग ईरान की मदद कर रहे होंगे? देखिए, ईरान की मदद तो जरूर कर रहे होंगे। ऐसा शुरू में न्यूज़ भी आया था कि चाइना ने ड्रोन और डिफेंस के लिए सिस्टम जो है उसकी खेप भेजी है वहाँ पे। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता है कि चाइना इस लड़ाई में कूदने की कोशिश करेगा। उसके व्यापारिक संबंध अमेरिका के साथ इतने जुड़े हुए हैं, इतने इंटरट्विन्ड हैं कि वो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ जो है वो एनिमिटी मोल ले इस स्तर पर। लेकिन ये सिर्फ मोरल सपोर्ट देते रहेंगे, इसके अलावा न रसिया कूदने वाला है और न ही चाइना इस जंग में। आज तक आपने कभी चाइना को देखा है किसी जंग में कूदते हुए? कभी नहीं चाइना ने। वियतनाम वॉर के बाद मुझे नहीं लगता है कि चाइना ने कोई जंग लड़ी है, उसके फोर्सेस ने कहीं पर कोई जंग लड़ी है। लेकिन वो सपोर्ट तो करते ही हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट किया नहीं, ना। पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट किया, पाकिस्तान को लेबोरेटरी बनाया था, अपने हथियारों की बनाए ईरान के। आप देखिए ना, ईरान के डिफेंस सिस्टम चाइनीज से के ही सहारे था, रशियन के सहारे नहीं था। S-200 और S-300 रसिया से उसने लिया था। आज वही S-300 काम किया है, हालांकि इसमें मारने में। लेकिन आज सामने अमेरिका है ना सर, अमेरिका से खुली दुश्मनी कौन लेगा? मैं वही कह रहा हूं कि इनमें से कोई खुली दुश्मनी नहीं करेगा। और जिसको आर्म शिपमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो भी अरब सागर में रोकने की कोशिश जरूर करेगा। एक खबर, ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तेल अवीव और जेरूसलम को निशाना बनाने के लिए। खैबर मिसाइल जो है ईरान की, ये उन्नत मिसाइल है, तेल अवीव और जेरूसलम को सीधा निशाना बना रहा है ईरान। अमित पालित के पास फिर चलते हैं, उनके पास अपडेट है। जी अमित। जी सौरभ, ये बड़ी खबर आ रही है और ये खबर IRGC की ओर से दी गई है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ ईरान की ओर से दिया गया है। उनकी ओर से बताया गया कि 3 शहरों पर हमले किए गए हैं, जिसमें तेल अवीव है, इसके अलावा ईस्ट जेरूसलम है और हाइफा शहर है। हाइफा आप जानते हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में है और ये एक मेन कमर्शियल पोर्ट है, कमर्शियल हब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेंज आप समझ सकते हैं करीब 2000 किलोमीटर का माना जाता है। तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, जिसमें इनके घातक मिसाइल में से एक आप कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है खैबर का। और लेकिन वहां पर जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए ज्यादातर को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि क्या इसमें से कोई भी एक ऐसा मिसाइल है जो कहीं गिरने में कामयाब रहा है। लेकिन इनके टारगेट में बताया जा रहा है कि तमाम जो इजरायली IDF के बेसिस थे वो मौजूद थे, क्योंकि ईस्ट जेरूसलम का मतलब है वो इलाका। ये ईरान की शायद लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल अमित उसके पास है शायद। जी बिल्कुल, 2000 जो है इनके सबसे आप कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और इनके सबसे, अगर स्टॉक पाइल की बात की जाती है कि उनके पास जितने मिसाइल है उसमें ये जो खैबर मिसाइल है आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा रखे गए हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इजराइल के लगभग हर शहर को ये पूरा कवर कर लेता है। इस वजह से सबसे ज्यादा उन्होंने बनाए भी था टैक्टिकली इस तरह के मिसाइल को। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि जहां पर हमले हुए हैं उसको लेकर एक सबसे बड़ी बात है कि ईस्ट जेरूसलम में ज्यादातर फिलिस्तीन लोग रहते हैं, अरब लोग रहते हैं इस इलाके में। और ऐसे में अगर ईस्ट जेरूसलम में अगर इस तरह के मिसाइल के जरिए टारगेट किया जाता है तो वहां पर जो
अरब लोग मौजूद हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो अरब के लोग हैं वो ईरान को एज ए दोस्त की तरह देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर फिलिस्तीन की सरकार वहां बनती है, फिलिस्तीन का वहां पर राज्य स्थापित होता है आगे चल के, तो ईस्ट जेरूसलम जो होगा वो उनका कैपिटल होगा। तो ऐसे में ईरान ने क्या सोचकर ईस्ट जेरूसलम को टारगेट किया। और दूसरी तरफ हाइफा भी एक ऐसा शहर है जहां पर बड़ी तादाद अरब की है, जो अरब है लेकिन इजराइल में रहते हैं। सौरभ जी ठीक है, वो एक मैप जो है हमने तैयार किया था, क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि 15 देशों पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमला कर चुका है। तो एक बार फिर जरा इस वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का एक मैप अगर हम लोग दिखा दें, ये देखिए, ये है पूरा। अब इसमें आपको ईरान से लेकर के इजराइल और सारे देश जितने दिख रहे हैं इस वक्त, आपको इस नक्शे में जितने देश दिख रहे हैं ना, ये सभी के सब ये सब मेरे ख्याल से इजिप्ट नहीं, लेकिन इजिप्ट को छोड़ दें आप, तो ईरान, सऊदी अरब, यमन, इधर ऊपर सीरिया है, इजराइल है, साइप्रस है, तुर्की भी अलग है, उससे वो नहीं है, लेकिन गल्फ सारे देश, कतर, बहरीन, ओमान, सब उसमें आपको यूएई बीच में दिखाई दे रहे हैं। सारे देश जो है इस वक्त ये जो है हमले की चपेट में। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ही परेशान थे और वो बार बार कहते कि न्यूक्लियर इसके अलावा। ईरान ने अपना कैप लगाया हुआ था, एक तरह से 2000 से ज्यादा किलोमीटर के वो मिसाइलें नहीं बनाएगा, ये ओपनली वो कहता था। 2000 तक के मिसाइल हैं और उसके पास कई कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स हैं, 20,000 मिसाइल हैं। अगर आप देखा जाए, सबसे बड़ी पावर बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलें तक थी, क्योंकि लोगों को डर ये लग रहा था ना कि न्यूक्लियर वेपन का अगर वो बनाता है तो इस्तेमाल का साधन क्या होगा, वो मिसाइलें ही होंगी। अभी जो ईरान और इजराइल आपको दिख रहा होगा, ऊपर ही दोनों हैं उसमें नक्शे में ऊपर, इनकी जो डायरेक्ट एरियल डिस्टेंस है करीब 1000 किलोमीटर जो है वो बताया जाता है। 1200। तो मतलब ये तो पूरी इजराइल तो पूरी तरीके से उसकी जद में है। और बाकी देश जो है वो भी जो है जहां भी एयर बेसेस हैं अमेरिका के, हर जगह उसकी मिसाइल पहुंच सकती है। सवाल यही है, जैसे अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, कि भाई 20,000 मिसाइलें हैं, कितनी है एग्जैक्टली ये तो क्या खबर आएगी, देखिए ना, लेकिन वो कब तक इनका इस्तेमाल करेगा, अगर वो बौछारी कर दे तो फिर उसको ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो ये इसलिए जो ईरान के हमले हैं आप देख रहे हैं, वो बड़ी टैक्टिकली स्ट्रेटेजिक तौर पर हमले किए जा रहे हैं कि किस देश पर ज्यादा दबाव बनाना है। अब रिफाइनरी पर हमला करो तो वहां पर ज्यादा ताकत के हिसाब से वो एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स को वो कर सकता है। ईरान की ये ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल की कि वो चाहे तो 200-500 एक साथ भी चला सकता है। लेकिन आपने जो बात कही ना कि लंबे समय तक अगर चलना है तो उस लड़ाई को बहुत टेक्टिकल तरीके से स्ट्रेटेजिकली लड़ा जाए और कहाँ ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सकता है एक ही अटैक से और दबाव बनाया जा सकता है, उस पर वो ध्यान दे रहा है। एक चीज है कि अब्राहम लिंकन का कि जो खास करके जो 5th फ्लीट है, उसकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो हमेशा क्लियर कर देना है, उस पर कोई जहाज की आवाजाही रोक नहीं पाए। लेकिन आज 24 घंटे से ज्यादा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए हुए, बंदी कर रखा है। अभी तक अमेरिका उसे खुलवा पाने में सक्षम पहले दिन से इस पर चर्चा कर रहे थे कि इसको लेकर वो कैसे दबाव बनाएगा। ये मान लेते हैं कि यदि ये 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, यदि 10 दिन तक ये बंद रहता है तो फिर दुनिया में ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए अभी भी लेकिन ऑयल जो है वो 73 के आसपास ही पहुंचा है। 6% बढ़ा है, 6% बढ़ा है। लेकिन वो धीरे धीरे, और लेकिन स्टॉक मार्केट काफी गिर गया, करीब 2% तो हिंदुस्तान में ही गिरा है। इंडिया का भी है ना कि इंडिया ईरान से भले ही ऑयल नहीं खरीदता, लेकिन ये स्ट्रेट हॉर्मुज है, इसी से हमारा 60% बाकी देशों से भी जो तेल ले रहे हैं वो सीधा उसी से वही। सौरभ जी, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, देखिए अगर पोस्ट वॉर जो वेस्ट एशिया होगा उसमें किसका रोल होगा, उसमें इस समय, और वो क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं ईरान पे, ये जितने 6 राष्ट्र हैं जिन पर अटैक किया जा रहा है, वो इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि जब पोस्ट वॉर सिनेरियो बनेगी, ईरान में अगर इस्लामिक रेजिम खत्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाता है, तो वहां पर कौन आएगा। सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा प्लेयर होकर उभरेगा, क्योंकि ईरान का, इजराइल का जो मकसद है वो है ईरान को तोड़ना और अपनी प्रेजेंस वहां बनाना। सऊदी अरेबिया उसको अपोज करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सऊदी का पूरे वेस्ट एशिया में, और एक तरह से अपने आप को वो, आपने क्या कहा, वो किसको अपोज करेगा? ईरान को तोड़े जाने का, ईरान को तोड़े जाने का विरोध। जी, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल कहा था ना, आपने पढ़ के सुनाया भी था कि वो बलोचों को, अजेरियों को, सुन्नियों को इंडिपेंडेंस देने की कोशिश करेंगे। तो वो ये क्यों सूट नहीं करता सऊदी अरब को कि टुकड़ों में बटे ईरान? देखिए अगर ईरान टुकड़ों में बटेगा तो इजराइल का प्रेजेंस आ जाएगा इन हार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ईरान और सऊदी अरेबिया की जो लड़ाई थी वो तो थी ही,
अब एक नई लड़ाई शुरू होगी ईरान पे इन्फ्लुएंस की। इन्फ्लुएंस भी, और सऊदी अरेबिया उसमें बहुत बड़ा प्लेयर आ गया, इसीलिए बहुत अपने आप को उसने रिस्ट्रेन किया। वो तो नक्शे में ही सऊदी अरब दिखता है, अगर आप देखें। दो ही है, सऊदी अरब और ईरान, बाकी तो बहुत छोटे-छोटे देश हैं। एक ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा आपको। मैं बताऊं, कल जो पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ और अमेरिकी मरीन्स ने गोली चलाकर के 12 पाकिस्तानियों को मारा, आज पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी, कॉन्सुलेट सब बंद है। कोई वीजा इशू नहीं किया जा रहा आज पाकिस्तान में अमेरिका के द्वारा।